रोज सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुलती है। हजारों लोग स्क्रीन के सामने बैठकर ग्रीन कैंडल का पीछा करते हैं। किसी को लगता है अगला मल्टी बैगर सीमेंट सेक्टर में है, किसी को लगता है कि बैंकिंग रैली अभी बाकी है, कोई टेक्सटाइल ब्रेकआउट का वेट कर रहा होता है और कोई सिर्फ 2 या 3 रुपए के कैपिटल गेन के लिए पूरा दिन स्क्रीन के सामने गुजारता है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक अजीब चीज सिखाती है। जब भी दुनिया में कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, रिटेल इन्वेस्टर्स चार्ट्स देखते रहते हैं और इंस्टीट्यूशनल मनी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लेती है। कैलिफोर्निया गोल्ड रश में यही हुआ था, ऑयल बूम में भी यही हुआ था, रेलवे एक्सपेंशन में भी यही हुआ था, इंटरनेट रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दौर में भी बिल्कुल यही हो रहा है। इस वक्त दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, माइनिंग कंपनीज और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एक नई रेस में हैं। ये रेस किसी सॉफ्टवेयर की नहीं, ये रेस किसी एआई चैटबॉट की नहीं, ये रेस है क्रिटिकल मिनरल्स की। कॉपर, गोल्ड, मोलिब्डेनम, एंटीमनी, जिंक। मीडिया का सारा फोकस लिथियम और कोबाल्ट पर है, लेकिन अब असल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उन मिनरल्स पर चलती है जो पावर ग्रिड्स, डेटा सेंटर्स, मिलिट्री हार्डवेयर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिंदा रखते हैं। और पाकिस्तान शायद पहली दफा इस ग्लोबल स्टोरी का सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट बन रहा है। लेकिन यहां एक और भी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। इंस्टीट्यूशनल मनी सिर्फ माइंस में इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रही हैं। पहली स्ट्रैटेजी प्रॉक्सी माइनर्स और दूसरी द इनेबलर्स। ये दोनों एक ही सुपर साइकिल का हिस्सा हैं, लेकिन इनका रिस्क, रिवॉर्ड और रिटर्न प्रोफाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की डॉक्यूमेंट्री किसी एक स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं, आज हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे समझने के बाद आप मार्केट को कभी पुरानी नजर से नहीं देखेंगे। Let's connect the dots. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. Chapter number 1. The Great Misunderstanding. Mining companies या mining economy. सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। जब भी लोग माइनिंग का लफ्ज सुनते हैं, उनके जहन में एक ही तस्वीर आती है, एक कंपनी, एक माइन, एक पहाड़ और एक मशीन जो जमीन से कॉपर या गोल्ड निकाल रही होती है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माइनिंग को इस तरह नहीं देखते। वो माइनिंग को एक इकोसिस्टम के तौर पर देखते हैं और इकोसिस्टम में सिर्फ माइनर पैसा नहीं कमाता, कभी कभी सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान का बनता है जो खुद 1 ग्राम भी सोना नहीं निकालता। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। ईयर 1848, कैलिफोर्निया गोल्ड रश। हजारों लोग सोना ढूंढने निकले। अक्सर लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस आदमी ने बेलचा बेचा, जिस आदमी ने पैकैक्स बेची, जिस आदमी ने टेंट्स बेचे, जिस आदमी ने रोड्स बनाए, जिस आदमी ने ट्रांसपोर्ट दिया और जिस आदमी ने खाना सप्लाई किया, वो सब अमीर हो गए। इसी कॉन्सेप्ट को दुनिया आज पिक एंड शॉवल स्ट्रैटेजी के नाम से जानती है और ये स्ट्रैटेजी आज भी हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रिपीट होती है। एआई रेवोल्यूशन में एनवीडिया चिप्स बनाती है, लेकिन डेटा सेंटर्स कौन बनाता है? पावर कौन देता है? ट्रांसमिशन लाइंस कौन बनाता है? कूलिंग सिस्टम्स कौन इंस्टॉल करता है? कंस्ट्रक्शन कौन करता है? यानी टेक्नोलॉजी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इसी तरह माइनिंग से पहले इकोसिस्टम आता है। अब पाकिस्तान की तरफ आइए। जब लोग रेको डिक का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि कहानी सिर्फ कॉपर और गोल्ड की है, लेकिन असल कहानी कॉपर की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की है।
पावर की है, रोड्स की है, हेवी कंस्ट्रक्शन की है, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स की है। और इसीलिए इंस्टीट्यूशनल मनी दो अलग अलग बकेट्स बनाती है। बकेट नंबर 1, प्रॉक्सी माइनर्स। ये वो कंपनीज जो किसी ना किसी फॉर्म में मिनरल एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन या स्टेट कंसोर्शियम्स के थ्रू माइनिंग एक्सपोजर रखती हैं। इनका अपसाइड डायरेक्टली माइनिंग प्रोजेक्ट की सक्सेस से लिंक्ड होता है, लेकिन इनका एक्सिक्यूशन रिस्क भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बकेट नंबर 2, द इनेबलर्स। ये वो कंपनीज है जो माइनिंग खुद नहीं करती, लेकिन माइन चलने से पहले और माइन चलने के बाद भी इनकी सर्विसेज की डिमांड रहती है। चाहे कॉपर निकले, चाहे गोल्ड निकले, चाहे प्रोजेक्ट डिले हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बनाना होता है, पावर फिर भी जनरेट करनी होती है, हैवी सीमेंट फिर भी लगना होता है, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स फिर भी चलनी होती हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस अक्सर सिर्फ माइनर्स नहीं खरीदते, वो इकोसिस्टम खरीदते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क यही है। हम सिर्फ स्टॉक्स एनालाइज नहीं कर रहे, हम एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एनालाइज कर रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने दुनिया भर के सॉवरेन वेल्थ फंड्स, मल्टीनेशनल माइनर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नजर पाकिस्तान की तरफ कर दी? जवाब छुपा हुआ है बल्स्तान के उन पहाड़ों के नीचे जिन्हें जियोलॉजिस्ट चगाई मैग्मेटिक बेल्ट के नाम से जानते हैं। चैप्टर नंबर 2, द न्यू ऑयल, व्हाई द वर्ल्ड सडनली नीड्स क्रिटिकल मिनरल्स। अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी क्या है, शायद आप कहेंगे ऑयल, नेचुरल गैस या गोल्ड। और कुछ लोग कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। लेकिन असल जवाब इनमें से कोई भी नहीं। एआई खुद कोई कमोडिटी नहीं है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के बेकार है, हार्डवेयर बिना इलेक्ट्रिसिटी के बेकार है, और इलेक्ट्रिसिटी क्रिटिकल मिनरल्स के बगैर इम्पॉसिबल है। इसीलिए दुनिया का फोकस सॉफ्टवेयर से ज्यादा रॉ मटेरियल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके पीछे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स भी चेंज हो जाते हैं। स्टीम इंजन ने कोल की डिमांड क्रिएट की, इंटरनल कंबस्शन इंजन ने ऑयल की डिमांड क्रिएट की, इंटरनेट रेवोल्यूशन ने फाइबर ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स की डिमांड क्रिएट की, और एआई रेवोल्यूशन क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड क्रिएट कर रही है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स असल में होते क्या हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं जिनके बगैर मॉडर्न इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, और उनमें सबसे पहला नाम है कॉपर। अक्सर लोग कॉपर को सिर्फ बिजली की तार समझते हैं, लेकिन रियलिटी उससे बहुत बड़ी है। हर एआई डेटा सेंटर, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर ट्रांसमिशन लाइन, हर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड, हर चार्जिंग स्टेशन और हर इंडस्ट्रियल मोटर कॉपर कंज्यूम करती है। एक कन्वेंशनल पेट्रोल कार के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल में कई गुना ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक ही हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर को हजारों टन सेमीकंडक्टिव मटेरियल और कंडक्टिव मटेरियल की जरूरत होती है। इसलिए दुनिया भर में कॉपर को सिर्फ मेटल नहीं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन माना जाता है। दूसरा मिनरल, गोल्ड। आम इन्वेस्टर गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी या इन्फ्लेशन हेज समझता है, लेकिन गोल्ड की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसिजन कनेक्टर्स, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गोल्ड की कंडक्टिव और कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत वैल्यूएबल होती है। और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमीज में गोल्ड का एक और रोल होता है। कई कॉपर डिपॉजिट्स के साथ गोल्ड बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, यानी एक ही माइन से दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो सकती हैं। अब तीसरा मिनरल, मोलिब्डेनम। यह नाम आम इन्वेस्टर्स ने शायद कभी सुना भी ना हो,
लेकिन एरोस्पेस, मिलिट्री इक्विपमेंट, हाई प्रेशर पाइपलाइंस, पावर प्लांट्स और एक्सट्रीम हीट रेजिस्टेंट स्टील एलॉयज, इन सब के लिए मोलिब्डेनम क्रिटिकल है। चौथा मिनरल जिंक। इंफ्रास्ट्रक्चर, गैल्वेनाइज्ड स्टील, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और कोरोजन प्रोटेक्शन, ये सब जिंक के बगैर मुश्किल हैं। और पांचवा एंटीमनी। ये मिनरल मीडिया में कम डिस्कस होता है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड एलॉयज, फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स और कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका रोल इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन समझिए। मीडिया का फोकस अक्सर लिथियम और कोबाल्ट पर है। क्यों? क्योंकि बैटरीज हेडलाइंस बनाती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखते, वो पूरी सप्लाई चेन देखते हैं। बैटरी तभी चलेगी जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा, ट्रांसमिशन नेटवर्क तभी बनेगा जब कॉपर होगा, इंडस्ट्रियल प्लांट्स तभी चलेंगे जब रिलायबल पावर होगी, और पावर तभी डिलीवर होगी जब पूरा इकोसिस्टम काम करेगा। यानी एक मिनरल की स्टोरी कभी सिर्फ उस मिनरल की स्टोरी नहीं होती, वो पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की स्टोरी होती है। और इसीलिए दुनिया की नजर सिर्फ लिथियम पर नहीं, कंप्लीट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर है। अब सवाल ये है, अगर दुनिया को इन मिनरल्स की इतनी जरूरत है तो पाकिस्तान इस इक्वेशन में कहाँ फिट होता है? जवाब हमें ले चलता है बलूचिस्तान के उस जियोलॉजिकल कॉरिडोर की तरफ जिसे दुनिया चगाई मैग्नेटिक बेल्ट के नाम से जानती है। यहीं से इस डॉक्यूमेंट्री का अगला चैप्टर शुरू होता है।